पत्र की लिखाई पर नजर जाते ही सारिका चौंक उठी। क्या ये मुमकिन था? बेशक पत्र निहारिका ही का था। आज इतने दिनों बाद आए इस पत्र ने सारिका की सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। तो नीरू जिंदा है। हम सब प्यार से निहारिका को नीरू नाम से पुकारते थे। जाड़े की खुशनुमा धूप के टुकड़े की तरह नीरू आते ही छा जाती थी। उसकी चंचलता और खिलखिलाहट से वातावरण रंग जाता था। नीरू के उजले नरम पांव जब यूनिवर्सिटी की कोमल घास पर पड़ते तो अनगिनत दिल उसके पांव तले भिज जाने को बेचैन हो उठते थे। बचपन में ही माँ के देहांत के कारण नीरू का अधिकतर समय सारिका के घर पर ही बीतता था। माँ की बेटी नीरू पर अगाध स्नेह था। अतिशय उदारता के साथ माँ ने नीरू को भी बेटी सा अपना लिया था। घर के हर तीज त्योहार पर नीरू की सारिका के घर उपस्थिति अनिवार्य थी। कठोर पिता की छत्र छाया में नीरू पत्थर पर उग आई दूब सी कोमल थी। दोनों ने एक साथ एक ही विषय में एमए की कक्षा में प्रवेश लिया था। कॉलेज में पढ़ रहे अनुराग को देख सारिका के मुंह से अचानक ही निकल गया था, नीरू देख, अनुराग ऋतिक रोशन से कितने मिलते हैं ना। अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना नीरू ने अनुराग को आवाज देकर बुलाकर कहा था, अनुराग जी, ये हमारी सारू, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मिस सारिका ठाकुर कह रही है कि आप ऋतिक रोशन उस हीरो के कजिन हैं। शायद इसीलिए उनसे आपकी शक्ल इतनी मिलती है। ठीक कहा ना सारिका? शैतानी से नीरू मुस्कुरा दी थी। अनुराग की मौन काया पर सारिका अगर धरती में समा सकती थी तो कितना अच्छा होता। मैंने ऐसे कब कहा था? जो मन में आया बोल देती है। सारिका की झिड़की बेमानी हो उठी थी। शर्म से भरा हुआ चेहरा दूसरी ही कहानी कह रहा था। अरे भाई, हमने तो सच ही कहा था। सच अनुराग भाई, आप तो एकदम हीरो लगते हैं। नीरू एकदम सहज थी। ये आपका मानना है या आपकी सहेली का? खैर, मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। याद रहेगा आपका ये कॉम्प्लीमेंट। अनुराग के जाते ही सारिका नीरू पर बरस पड़ी थी। घर चल, आज माँ से शिकायत न की तो मेरा नाम सारिका नहीं। हाय मेरी सारू, मन में अनुराग के नाम के लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से ये अंदाज जवाब नहीं है आपका। सच कहे, तेरे दिल की ही बात तो कही थी ना। वैसे तेरे साथ ठीक ठाक जमेंगे अनुराग। धत, उसका चेहरा सारिका के प्रतिवाद को झुठला गया था। उस दिन कॉलेज में राघव जी का पहला दिन था। एक दिन पहले ही नीरू कह रही थी, कल वह नया लेक्चरर आ रहा है, पहले दिन ही उसकी छुट्टी कर देनी है, कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर छुट्टी न कर पाई तो? सारिका ने शंका व्यक्त की थी। तू हर बात में बेकार बोलती है सारू, जानती नहीं, क्लास में पहले दिन हर टीचर को एग्जाम देना होता है। अगर जम गए तो चलेंगे यार, वरना कुर्सी छोड़ घर का रास्ता लेंगे। अपनी बात पर नीरू को पूरा विश्वास हुआ करता था। उतनी सब बातें बनाने के बाद भी राघव जी के पीरियड में नीरू गायब थी। क्लासरूम में अच्छा खासा एक्साइटमेंट था। लड़कों की तैयारी वातावरण का पूर्व आभास दे रही थी। राघव जी ने क्लास में जैसे ही प्रवेश किया तो मानो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से कुछ क्षणों को सन्नाटा सा छा गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर राघव आज से आपके साथ रहूँगा। दोस्त के नाते आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अरे यार, ये पढ़ाने नहीं दोस्तबाजी करने आए हैं। जरा संभल के रहना भैया, कहीं दोस्ती महंगी ना पड़ जाए। पीछे से उभरी आवाज़ों पर ठहाके गूंज उठे थे। सच ही तो कहा, पता नहीं कब किस पल क्या हो जाए। जीवन के हर पल हम कुछ नया ही तो सीखते हैं, इसलिए पता नहीं कौन किसे पढ़ाएगा। अटेंडेंस के साथ आपसे परिचित होता चलूँगा। अविचलित प्रोफेसर राघव ने पेन निकाल अटेंडेंस लेनी शुरू कर दी थी। सारिका की व्याकुल नजरें बार बार बाहर जा रही थी कि कमबख्त नीरू कहाँ रह गई। आधे नाम पुकारे जा चुके थे। हर नाम के साथ प्रोफेसर राघव की नज़र उस नामधारी के साथ परिचय बताती जा रही थी। नीरू का नाम आते आते सारिका उदास हो चुकी थी। जरूर आज फिर देर से सोकर उठी होगी, एक पीरियड बाद ही पहुंचेगी। निहारिका का नाम पुकारते ही दरवाजे से आवाज़ आई थी, यस सर। लंबा कोट पहने नीरू खड़ी थी। यू आर लेट मिस निहारिका, प्रोफेसर राघव जी ने गुरु गंभीर आवाज़ में कहा था।
शायद भागकर आने के कारण नीरू का गोरा चेहरा लाल बहुटी हो रहा था। सांस तेज गति से चल रही थी। कक्षा में नरम गर्माहट भर गई थी। उसकी उस अविस्मरणीय छवि पर ना जाने कितने जोड़े नयन निबद्ध थे। मायूसी से सिर झुका बड़ी शालीनता से नीरू ने कहा था, सॉरी सर, आज रिक्शा वाला देर से पहुंचा। आइए, पर भविष्य में केयरफुल रहिएगा। मैं लेट कमर्स को क्लास में आने की परमिशन नहीं देता। राघव जी आगे नाम पुकारने लगे थे। थैंक यू सर, याद रखूंगी। क्लास में आते ही नीरू सारिका के पास सटकर बैठ गई थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? सारिका ने फुसफुसाकर पूछा था। पहले ही दिन रोब झाड़ रहा है, इसी का इंतजाम करने में तो देर हो गई थी। मेरी सारू। सुनते ही सारिका के कान खड़े हो गए। भगवान जाने क्या सोच कर आई है। थोड़ी ही देर बाद म्याऊं म्याऊं की आवाज़ अपने पास से आती सुन सारिका नर्वस हो गई थी। राघव जी ने पेन नीचे रखा ही था कि पूरी क्लास में शोर मचने लगा था। सिर नीचा किए नीरू म्याऊं म्याऊं का स्रोत खोजने का प्रयास कर रही थी। सारिका भी उसी का अनुकरण कर रही थी कि उसके हाथ किसी नरम त्वचा के स्पर्श से चौंक उठे थे। पास बैठी निहारिका के लंबे कोट की जेब से एक नन्हा मुख झांककर बाहर आने की कोशिश में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। शांति से एक हाथ कोट की जेब में डाले नीरू उसे बाहर न आने देने का भरसक कोशिश कर रही थी। मिस निहारिका, शायद आपकी बिल्ली घर जाना चाहती है। प्लीज टेक हर आउट ऑफ दिस क्लास। नीरू के विस्मय पर राघव जी ने फिर कहा था, बिल्ली अधिक देर तक आपकी पॉकेट में नहीं रह सकती। उसे घर की याद आ रही है। एक बात और याद रखिए, एक ग्रोन अप लड़की और नर्सरी चाइल्ड में अंतर होता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? गंभीर मुद्रा में राघव जी चौक उठा ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ गए थे। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई थी। सारिका को जबरदस्ती खींचती नीरू क्लास के बाहर आ गई थी। अपमान से नीरू का चेहरा तमतमा आया था। नया नया आया है, जमा रहा है। 4 दिन बाद देखूंगी। तिरस्कार नीरू के स्वर में बज उठा था। थोड़ी देर बाद सहज होती नीरू फिर अपने पुराने अंदाज में वापस आ गई थी। चल सारू, लव पॉइंट चलते हैं। आज देखे वो लैला मजनू और हीर रांझा की जोड़ी कहाँ बैठी है। साहित्य विभाग के पीछे की सकरी पगडंडी लव पॉइंट कहलाती थी। झुरमुट और बगीचे में बैठने वाले प्रेमी जोड़ियों के कई नाम नीरू ने रख रखे थे। सारिका कभी परेशान होकर कह बैठती थी, नीरू तेरी तो माँ नहीं है, जो चाहे कर। घर में कोई पूछने वाला तो बैठा नहीं है। मेरी सोच, माँ को अगर पता लग गया कि हम क्लासेस मिस करके हीर और रांझा के दर्शन कर रहे हैं तो मेरी जान ले डालेंगी, समझी? सारिका की ऐसी बातें नीरू को बेहद उदास कर जाती थी। अच्छा, माँ बस तेरी ही माँ है, हमारी कुछ नहीं है? नीरू का आहत कथन उसका ट्रम्प कार्ड था। उसके लिए भी कुछ भी कर गुजरने को सारिका तैयार हो जाती थी। ऐसी बात नहीं है नीरू, तू तो जानती है कि माँ तुझे मुझसे भी ज़्यादा चाहती है। हमेशा कहती है कि नीरू हमेशा प्रथम श्रेणी पाती है और तू पीछे रह जाती है। लवर्स पॉइंट के प्रेमी जोड़ों से बोर होकर जब दोनों कॉलेज पहुंची तो सामने से अनुराग आ रहे थे। अनुराग को देखते ही नीरू का अवसाद ना जाने कहाँ उड़ गया। एकदम चहक उठी। चलिए अनुराग जी, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। सुना है आज किसी बेजुबा को कोट की पॉकेट में पनाह दी थी। कहाँ से पकड़ लाई थी उसे? अनुराग मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो जूनियर से कैफियत तलब की जा रही है। उसे उसके घर भेज दिया। नीरू खुलकर हंस पड़ी थी। कॉफ़ी पीने के लिए तीनों जब कैफ़े में पहुंचे तो अचानक नीरू को कोई ज़रूरी काम याद आ गया। क्षमा याचना के साथ जब नीरू उल्टे पैरों लौटने लगी तो उसके साथ लौटने के उपक्रम में सारू भी खड़ी हो गई थी। दोनों हाथों से सारू को उसकी चेयर पर बिठा नीरू ने अनुराग से कहा था, संभालिए हमारी इस मोम की डॉल को, उसे डर है आपके साथ पिघल ना जाए। ओ नीरू, शर्म से भरा हुआ चेहरा सारिका उठा भी ना सकी थी। क्या सचमुच मेरे साथ डर लगता है? वैसे सुना है ठीक ठाक लगता हूँ सबको। मैंने कब कहा? नीरू तो बस यूं ही। अनुराग के सवाल का क्या जवाब देती सारिका। तो अच्छा लगता हूँ आपको? किसी तरह कॉफ़ी का घुट गले से उतार
सारिका ने जब सिर उठाया तो अनुराग की मोहक मुस्कान ने उसे बांध लिया था। दोनों को छोड़ नीरू का आंधी की तरह चले जाना अचानक नहीं, सब पहले से बनी योजना के अनुसार होता था। ये बात सारिका बाद में समझ पाई। जब भी नीरू की उस बात पर सारिका ने गुस्सा करना चाहा, तो नीरू उसके गले में बाहें डालकर मनुहार कर उठती थी। मेरी प्यारी सारू, माफ़ कर दे, वादा करती हूँ कि आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। सारिका के हंसते ही नीरू चिढ़ाती थी, मन मन भावे मुंडिया हिलावे। सारिका नीरू के धौल जमाती रोने रोने को हो जाती थी, तब कहीं नीरू मनाती थी। राघव जी के सेमिनार क्लास में पहले दिन नीरू एकदम गंभीर, किसी हद तक मासूम बच्ची बनी बैठी थी। तल्लीनता से नोट्स लेते देख सब असमंजस में थे। शायद राघव जी का रौब खा गई। बोलते बोलते राघव जी रुक गए। सब उनकी ओर देख रहे थे, पर नीरू उसी तन्मयता से पेन चलाए जा रही थी। उसकी कॉपी पर दृष्टि डालते ही सारिका डर से जड़ हो गई थी। नोटबुक के पूरे पन्ने पर राघव जी का कार्टून बना हुआ था। हाथ में चौक की जगह रूलर और मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें थी। नीरू की कॉपी उठा राघव जी ने सराहना की थी। काफ़ी अच्छे चित्र बना लेती हैं, थोड़े और प्रयास से काफ़ी प्रसिद्धि पा सकेंगी। कॉपी वापस करते ही उनकी वार्तालाप पूर्ववत चल पड़ती थी। नीरू कटकर रह गई थी। कक्षा से बाहर आती लड़कियों ने छेड़ा था, मैडम जी, ये आपके सौंदर्य का प्रभाव था जो बच गई, वरना आज आपकी खैर नहीं थी। अरे नहीं, अपना चेहरा देख खिल गए थे। सोच रहे होंगे कोई उन पर भी इतनी श्रद्धा रखता है। नीरू ने उपेक्षा से कहा था। श्रद्धा नहीं, मन मंदिर का देवता समझ रहे होंगे, सारिका ने मजाक किया था। देवता या दानव? नीरू ने ऐसा मुंह बनाया कि सब हंस पड़े। फाइनल परीक्षाएं पास आ रहे थे। सारिका की प्रैक्टिकल बुक देखते ही राघव जी ने अचानक पूछा था, आप ही मिस निहारिका की अच्छी सहेली हैं शायद। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी दोस्त। जी हाँ, बहुत जिंदा दिल व्यक्तित्व है नीरू का, हमेशा फर्स्ट आती है। माँ नहीं है शायद, इसलिए कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गई है, पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है सर। उत्साहित सारिका कुछ ज़्यादा ही बता गई थी। हल्की मुस्कान के साथ राघव जी ने सारिका की कॉपी वापस कर दी। उनके कमरे से बाहर आते ही लड़कियों से बातों में व्यस्त नीरू को अलग खींच सारिका ने प्रसन्नता से दमकते मुख के साथ जब राघव जी से की गई अपनी बात बताई, तो नीरू गुस्से से बिफर पड़ी थी। ए सारिका की बच्ची, मेरी जिंदगी के इतिहास को दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, समझी? बड़े आए नीरू की कहानी पूछने वाले। आज माँ से ज़रूर तेरी शिकायत करनी है। क्या कहेगी माँ से? कोई गलत काम तो किया नहीं जो डर जाए। सारिका भी उस दिन अकड़ गई। ठीक है, चल चाट खाने चलते हैं। माँ को बता दूंगी कि प्रोफेसर सिन्हा का पीरियड छोड़कर तू चाट खाने जाती है। नहीं जाना है हमें। सारिका भी नाराज़ हो सकती है। नीरू ने उसी दिन जाना। अच्छा भाई, ले कान पकड़े, अब तो माफ़ कर दे मेरी सारू। चल आज चाट नहीं, पीछे चलकर बतियाते हैं। जाड़ों की गुनगुनी धूप में यूनिवर्सिटी के पीछे उनका एक अपना फेवरेट स्थान था। वहाँ पाँव पसारे आकाश निहारते नीरू की नई नई प्लानिंग सारिका को सुननी पड़ती थी। हैरानी की बात थी, जब से प्रोफेसर सिन्हा के स्थान पर राघव जी उनका सेमिनार क्लास लेने लगे थे, नीरू का पीरियड छोड़ने का आग्रह कम हो गया था। एक दिन सारू ने छेड़ा था, क्या बात है, आजकल हमारी नीरू चाट के स्थान पर प्रोफेसर राघव के क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखने लगी है। अरे जो मज़ा उन्हें बनाने में आता है वह चाट में कहाँ। देखा नहीं, जब भी कोई सवाल पूछो तो उनके कान तक लाल हो जाते हैं। नीरू को बना पाना आसान काम नहीं था। कॉलेज की पिकनिक पार्टी या अन्य कार्यक्रमों में अनुराग के साथ राघव जी भी नीरू और सारिका के दोस्त हो जाते थे। उस बार कॉलेज की ओर से उत्तराखंड प्रकृति के वाटरफॉल्स ले जाया गया था। पीछे की सीट पर अनुराग और राघव जी के साथ नीरू और सारिका बैठी थी। नीरू की बातें उस दिन ना जाने कहाँ खत्म हो गई थी। उसकी मुख भंगिमा पर सारिका झुंझला उठी थी। अनुराग ने भी मजाक किया था, आज तो इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि हम दो लड़कियों के साथ बैठे हैं। ऐसी खामोशी तो लड़कों को भाती है ना राघव जी। शोध कार्य में अनुराग प्रोफेसर राघव के बहुत नज़दीक आ गए थे।
उन्हें वह सर न कहकर राघव ही कहते थे। किन सपनों में खो गई है नीरू? सारू ने भी टोका था। बात करने का सिर्फ क्या मैंने ठेका ले लिया है सारू? तू किस रोग की दवा है? नीरू नहीं होगी तो क्या मौन व्रत रखेगी? नीरू ने चुप्पी तोड़ी थी। राघव जी मुस्कुरा दिए। वाटरफॉल्स की धवल जल राशि अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। दूर दूर तक उड़कर आते जल बिंदु तन मन भिगो रहे थे। आकाश में न जाने कहाँ से एक इंद्रधनुष उग आया था। जल राशि में उसका प्रतिबिंब निहारती नीरू ने ऊपर आकाश में इंद्रधनुष देखने को ज्यों ही नजरें उठाई तो सामने राघव जी की नजरों में खो गई। उसके चेहरे की इंद्रधनुषी चमक सारू और अनुराग ने पकड़ ली। अनुराग ने चुटकी ली थी। नीरू, तेरे चेहरे पर इंद्रधनुष की चमक कहाँ से आ गई? इंद्रधनुष नहीं, देवराज इंद्र स्वयं प्रतिबिंबित है। हमेशा की डरपोक सारिका अचानक मुखर हो गई थी। अच्छा, अब आपके भी पर उगाए हैं? संभालिए भाई, कहीं आपसे दूर ना उड़ जाए हमारी भोली नैना। प्यार से अनुराग को नीरू भाई पुकारने लगी थी। अनुराग को भाई बना नीरू के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हो गई थी। नीरू का कहना था कि छोटी बहन को तो उसका ममत्व और संरक्षण मिला है, पर उसे बड़े भाई का स्नेह और संरक्षण अनुराग से ही मिला था। नीरू के पापा घर में भी आर्मी का अनुशासन रखते थे। पत्नी के न रहने पर मातृविहीन बेटियों की सुरक्षा की भावना से वह और अधिक कठोर हो गए थे। छोटी बहन नेहा तो उनकी सूरत से भी डरती थी। एक बार जो ऑर्डर दे दिया वह पत्थर की लकीर हो गई। अनुराग पर नीरू इतना अधिकार जमाए रहती थी कि उसकी हर मांग पूरी करना अनुराग का परम कर्तव्य बन गया था। नीरू ने ना जाने कौन सा ताना बाना बुना था कि अनुराग और सारिका एक दूसरे से बंधते गए थे। नीरू के उज्जवल चमकदार सौंदर्य ने राघव जी को मुग्ध किया था। ये स्पष्ट था कि उसके अपूर्व सौंदर्य, चंचलता और मोहिनी हंसी ने उन पर जादुई असर किया था। नीरू के प्रति राघव जी का अनुराग जाने अनजाने छलकता रहता था, पर नीरू ये सच स्वीकार करने को प्रस्तुत न थी। प्रतिभाशाली, सुंदर व्यक्तित्व के मालिक राघव जी के आकर्षण से अछूती रहने का बहाना नीरू हमेशा करती रहती। अचानक एक दिन नीरू बेहद उदास खोई सी पेड़ के पास जा खड़ी हुई थी। चेहरे पर छाए शून्य भाव से सारिका घबरा गई थी। क्या हुआ नीरू, तबीयत तो ठीक है ना? आज क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे सारिका, चल बाहर चलते हैं। सारू की व्याकुलता अनुतरित कर नीरू उसे बाहर खींच ले गई थी। यूनिवर्सिटी के पास वाली अमलतास के पेड़ के नीचे बैठकर भी नीरू की चुप्पी नहीं टूटी थी। झुंझलाकर सारिका ने पूछा था, अब बता ना क्या बात है? फिजूल में ये मातमी चेहरा लटकाए परेशान कर रही है हमें। सारिका की झिड़की के प्रत्युत्तर में नीरू के गोरे गोरे गालों से होकर आंखों से मोती ढुलकने लगे थे। आज माँ की बहुत याद आ रही है सारिका। छोटी सी थी तभी माँ चली गई। पापा की पाबंदियाँ उन्हें खा गई सारिका। आज वो पुरानी बातें क्यों दोहरा रही है नीरू? तेरा जी अच्छा नहीं है तो चल घर चले, माँ के पास तेरा मन बदल जाएगा। सारिका के उठने के उपक्रम पर नीरू ने उसका हाथ पकड़ बैठा लिया था। जानती है सारिका, जो कभी नहीं होना चाहिए था हो गया। आज राघव जी ने प्रपोज किया है। क्या करूँ सारू, काश मैं मर सकती। हे राम, मरे तेरे दुश्मन। इतनी अच्छी खबर पर मिठाई की जगह ये मनहूस सूरत बना रखी है मैडम ने। सच कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी उनके साथ। चल इसी बात पर बाहर लंच पर चलते हैं। सारिका का उत्साह स्वाभाविक ही था। तू समझती क्यों नहीं सारू, ये मुमकिन नहीं है। पापा जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वाह, भली कही। आप अनारकली नहीं हैं मिस निहारिका, बालिग है। अगर अंकल नहीं माने तो कोर्ट में जाकर सिविल मैरिज कर सकती हो। अब कहाँ गई तेरी दिलेरी? बात सिर्फ अपने तक हो तो दिलेरी चलती है सारिका। उसकी परेशानी समझ में आ रही थी। छोटी जाति के राघव जी के साथ क्या नीरू के पापा विवाह की स्वीकृति देंगे? नीरू की माँ का सपना था कि नीरू उच्च शिक्षा पाए। माँ की असमय और अप्रत्याशित मृत्यु से नीरू के पापा विचलित हुए थे।
माँ की आखिरी इच्छा को सम्मान देने के लिए उन्होंने नीरू को कॉलेज जरूर भेजा था, पर कॉलेज में एडमिशन दिलाने के पहले सख्त शब्दों में अपनी नसीहतें दोहराई थी। तुम्हें कॉलेज भेज जरूर रहा हूँ, पर ख्याल रखना अनजाने में भी कोई ऐसा काम ना कर बैठो जिससे हमारे खानदान की नाक कट जाए। नेहा का भविष्य तुम्हारे नाम रख रहा हूँ। नीरू की खामोशी पर उन्होंने दोहराया था, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर नहीं? जी, ऐसा कोई काम नहीं होगा मुझसे जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। नीरू का चेहरा चमक उठा था। आज नेहा का भविष्य उसके निर्णय पर आश्रित था। सारिका ने उसे समझाना चाहा था, तू समझती क्यों नहीं नीरू? राघव जी तुझसे विवाह करना चाहते हैं, हम तेरे साक्षी रहेंगे। उनसे विवाह करना कोई गलत काम नहीं है नीरू। सदा की निर्भीक नीरू उस समय निरीह गौरैया सदृश अपने सारे पंख सिकोड़ बैठी थी। सारिका और अनुराग ने समस्या जब राघव जी के सामने रखी तो वो गंभीर हो उठे। नीरू की जिंदा दिली तिरोहित हो गई थी। नीरू की उदासी से पूरा वातावरण बोझिल हो उठा था। सारिका झुंझला उठी। बहुत साहसी बनती थी, अगर हिम्मत नहीं थी तो पहले ही घर बैठना था। कहाँ गया वो तुम्हारा साहसी व्यक्तित्व? नीरू का उदास मुख देख कुछ और कह पाना भी तो संभव नहीं था। नीरू पाला पड़े वृक्ष की तरह सूखती जा रही थी। एमए की फाइनल परीक्षा समाप्त होते ही लंबे गर्मियों के दिन काटने मुश्किल हो गए थे। उस पर नीरू थी कि बात ही नहीं करती थी। अनुराग और राघव जी उसकी उदासीनता से परेशान थे। अचानक एक भरी दोपहर नीरू का फोन आया था। सारिका, अभी अभी पता लगा है कि कल हम सब लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ? क्यों? क्या कोई खास बात है? तू इतनी घबराई सी क्यों है? पता नहीं क्या बात है, पापा ने बस ऑर्डर दे डाला, तैयारी कर लो, कल चलना है। तूने पूछा नहीं? लखनऊ में तेरी मौसी रहती है, वहाँ जा रही है क्या? मौसी तो है, पर यूँ बिना वजह जाना समझ में नहीं आ रहा है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है सारिका। तो पापा से कुछ पूछ क्यों नहीं लेती नीरू? मैं आ जाऊँ? पूछा तो था, बस कह दिया जरूरी काम है। हाँ, ये भी कहा है कि किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। साथ और कौन जा रहा है वो भी पता नहीं, पर शायद लखनऊ से छाया और फ़ोन कट गया था या काट दिया गया था। उस वक्त अनुराग या राघव जी से कांटेक्ट करना भी संभव नहीं था। रिक्शे में चिलचिलाती धूप झेलती सारिका जब नीरू के घर पहुंची तो बाहर बैठे नौकर ने खबर दी थी, छोटी मेम साहब उनके पापा के साथ किसी से मिलने गई हैं। पर अभी तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था, बताया था यहाँ पहुँच रही हूँ। सारिका चकित थी। नौकर ने नकारात्मक सिर हिला अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी थी। खाली हाथ लौट आने के अलावा सारिका के पास अन्य कोई विकल्प बाकी न था। घर से सारिका ने कई बार फ़ोन ट्राई किया, पर नीरू के यहाँ फ़ोन किसी ने अटेंड नहीं किया। दूसरे दिन शाम सारिका के फ़ोन के उत्तर में किसी भारी पुरुष आवाज़ ने सूचित किया था कि नीरू लखनऊ जा चुकी है। सारिका घर में अनुराग के पहुंचने की बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अनुराग के पहुंचते ही सारिका एक सांस में सब बता गई थी। अनुराग, हमें बहुत डर लग रहा है नीरू के साथ कुछ अघटित घटने वाला है। अनुराग भी कुछ देर मौन रह गए थे। सारिका, तुम्हारे पास नीरू का लखनऊ का एड्रेस है? ना, उससे पूछने का मौका ही कहाँ मिल पाया था। फ़ोन पर बात भी तो आधी रह गई थी। अनुराग, यहाँ कोई नीरू का रिश्तेदार है? जानती हो किसी को? हमें पता नहीं, नीरू के लिए तो सब कुछ हम ही थे ना अनुराग। सारिका का गला रुंध गया था। अनुराग भी नीरू के घर से निराश ही लौटे थे। लगता है नौकर को भी पट्टी पढ़ा दी गई है, या सचमुच वह कुछ नहीं जानता। पर क्यों अनुराग, ऐसी क्या बात हो गई? वही तो समझना है। अनुराग गंभीर थे। राघव जी पूरी बात सुनकर मौन रह गए थे। गर्मियों की लंबी दोपहरें भी सूनी और बोझिल हो उठी थी। सारिका का मन अपनी नीरू के लिए हर पल आशंकित रहता था। अचानक एक शाम नीरू के पापा को अपने घर आया देख सारिका खिल गई। अभिवादन के साथ ही उत्सुक स्वर फूट पड़ा था। आप कब वापस आए अंकल? नीरू कैसी है? वही बताने आया हूँ बेटी, आओ अंदर चलते हैं। उनके गंभीर स्वर से सारिका आतंकित हो उठी। कमरे में पहुंच नीरू के पापा ने उदास स्वर में कहा था, बहुत बड़ा हादसा हो गया बेटी,
लखनऊ में नीरू किडनैप कर ली गई। क्या? सारिका के विस्फारित आंखों को एक पल ताक उन्होंने आगे बताया था। लखनऊ स्टेशन की भीड़ में वह कुछ पीछे रह गई थी। सामान के साथ मुझे आगे जाना पड़ा था। पीछे बराबर उसे देखता जा रहा था। अचानक एक और ट्रेन की भीड़ आ जाने से उसे कुछ देर देख पाना मुश्किल हो गया था। भीड़ छूटने पर वह कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। ये क्या हो गया अंकल? पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाई थी। सब कुछ किया बेटी, पर कहीं कुछ पता नहीं लगा। उनकी आंखों में आंसू छलकने को आतुर थे। आपने टीवी पर खबर क्यों नहीं दी अंकल? न्यूज़पेपर में फोटो भी तो निकाली जा सकती थी। एक जवान लड़की के यूं गायब हो जाने की खबर कितनी कहानियों को जन्म देगी, समझती हो ना बेटी। नीरू की छोटी बहन का भविष्य दांव पर लग जाएगा। उनका कहीं रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। सब यही कहेंगे कि जवान बहन किसी के साथ भाग गई। उसकी बहन भी वैसी ही होगी। समझ रही हो ना मेरी मजबूरी? नीरू के दबंग पापा एक मजबूर पिता भर बनकर रह गए थे। पर अंकल, नीरू का क्या हो गया? कैसी किस हाल में होगी? ना जाने कहाँ। दहशत के कारण सारिका आगे सोच भी ना सकी थी। तुमसे एक गुजारिश है बेटी, इस राज को राज ही रहने देना। अपनी नीरू के लिए इतना कर सकोगी ना? मैं वादा करती हूँ, पर अगर नीरू वापस आ गई तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे ना अंकल? सारिका व्यग्र थी। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने शायद भगवान से कुछ कहा था, पर सारिका की आश्वस्ति के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया था। अनुराग से पूरी बात सुन राघव जी हतप्रभ सुनने में ताकते रह गए थे। सारिका को सावन का वह दिन बार बार रुला रहा था जब माँ ने सारिका के साथ नीरू की हथेली पर भी मेहंदी लगाई थी। सावन में मोहल्ले भर की लड़कियों को मेहंदी लगाने में माँ को अपूर्व आनंद मिलता था। चूड़ी वाले पहले ही बुला ली जाती थी। हर लड़की अपने अपने मन की चूड़ियाँ पहनती थी। सारिका की मेहंदी हल्के रंग की चढ़ी थी, पर नीरू की गोरी हथेलियों पर पलाश दहक उठे थे। सारिका ने नीरू को चिढ़ाया था। माँ कहती है कि जिसकी मेहंदी गहरी चढ़ती है उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, इसीलिए राघव तुझे इतना ज़्यादा चाहते हैं। ये तो रक्त कमल है सारिका। मुझे तो हमेशा से मेहंदी के रंग खून के छींटे से लगते हैं। छी, कितनी विभत्स कल्पना है तेरी। हर बात के उल्टे ही मतलब निकालती है। सारिका नाराज हो उठी थी। नाराज ना हो मेरी सारिका। बचपन में किसी ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा था कि इसकी किस्मत में सुख नहीं। शायद इसलिए हर बात में निराशा ही देखती हूँ। माँ जब से चली गई अपने लिए किसी अच्छी बात के विषय में नहीं सोच पाती। सारिका ने नीरू के हाथ स्नेह से पकड़ लिए थे। अच्छा नीरू, सच कह, हम क्या तेरे कुछ नहीं लगते? सब कुछ तुम ही तो हो। माँ को देख, अपनी माँ को भूल बैठी हूँ। दोनों मुस्कुरा दी थी। कहाँ होगी नीरू? उदास दिन और रातें यूं ही बीतती जा रहे थे। अनुराग और राघव लखनऊ से निराश वापस लौट आए थे। नीरू की मौसी ने भी वही कहानी दोहरा दी थी। ना जाने कितने अवांछित गलियों अड्डों पर दोनों गए थे, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी थी। राघव जी का उदास चेहरा अनुराग और सारिका को व्यथित करता था। मौन रहकर भी तीनों एक दूसरे से ना जाने कितना अनकहा कह जाते थे। नीरू के पापा की तो शक्ल ही बदल गई थी। सारिका जब भी उनके पास जाती, दोनों नीरू की ही बातें करते रह जाते। हल्का निश्वास ले एक दिन उन्होंने कहा था, काश उसकी मर्जी के खिलाफ उसे लखनऊ न ले जाता। मर्जी के खिलाफ? क्यों अंकल? कुछ ऐसी ही बात थी बेटी। हमारी जाति की बेटी किसी छोटी जाति में नहीं जा सकती। हमेशा खटका ही लगा रहता था, इसीलिए मुझे जो सज़ा मिलनी थी मिल गई। अंकल, अगर नीरू वापस आ जाए तो? ना बेटी, अब तो यही प्रार्थना है कि कोई उसकी मौत की खबर सुना दे तो तसल्ली हो जाए। सारिका हैरान थी। कभी उसे इस घटना के पीछे किसी साजिश का एहसास भी होता था। अनुराग ने एक दिन शंका व्यक्त की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीरू की शादी कर उसे विदा कर दिया गया होगा। पता नहीं अनुराग, नीरू की चिंता खाए जा रही है। पता नहीं नीरू की क्या नियति थी। सारिका का गला भर आया। अनुराग ने अपना सांत्वनापूर्ण हाथ उसके कंधे पर धर सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए थी। मेरी तो एक ही बहन थी। नीरू के न रहने से मैं फिर अकेला हो गया हूँ। शायद मैं ही अभागा हूँ। बहन का स्नेह मेरी किस्मत में नहीं था। अनुराग भावुक हो उठा। जानते हो अनुराग,
नीरू ने एक फ़ोटो दिखाई थी। उसकी चाची के दूर के रिश्तेदार में एक लड़का था। उसने नीरू से शादी का प्रस्ताव भेजा था। नीरू ने क्या जवाब दिया था उस प्रस्ताव का? अनुराग को परेशानी समझ में आ रही थी। नीरू की बात छोड़ो, हमने ही कह दिया था। हमारी तीक्ष्ण बुद्धि आंखों वाली नीरू की उस सामान्य से लड़के के साथ कभी पट ही नहीं सकती। हमारी उस बात पर नीरू ने ही हमें जी भर चाट खिलाई थी। अनुराग, उसके बाद क्या आगे बात बढ़ी थी सारिका? ये तो नहीं पता, पर कभी कभी नीरू बेहद डर जाती थी। कहीं उसकी शादी जबरदस्ती उससे ना कर दी जाए। कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है सारिका। अनुराग भी सहमत थे। नीरू के बिना अनुराग और सारिका अपने विवाह की बात भी नहीं सोच सकते थे। राघव जी ने एक आध बार बात भी उठाई, पर दोनों ही उस समय तैयार नहीं थे। नीरू कहा करती थी कि अनुराग भाई, आपकी शादी में मेरा दोहरा रिश्ता होगा। एक और बहन का नेग लूंगी तो दूसरी ओर साली का। बोलिए, है मंजूर? एक ही तो बहन है तू, मुंह मांगा नेग दूंगा, पर अब जल्दी से तारीख तो पक्की करा दे। स्नेह से अनुराग उसकी हर बात मान जाते थे। तभी एक एक साथ दो घटनाएं घटी थी। राघव जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल रहे थे और अनुराग की उनके स्थान पर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हो गई थी। राघव जी को विदा करते सारिका का मन भर आया था। जाते ही जाते राघव जी ने कहा था कि मैं नीरू को ढूंढ निकालूंगा सारिका। मेरा मन कहता है कि वह मुझे जरूर मिलेगी। आपकी बात सच हो राघव जी। न चाहते हुए भी सारिका की आंखें भर आई थी। हम दोनों तुम्हारी शादी में आएंगे अनुराग, मेरा विश्वास है। इसी सच पर विश्वास करने को जी चाहता है राघव। भगवान तुम्हें सफलता दे। अनुराग का चेहरा चमक उठा था। उस पर राघव के विश्वास पर सारिका को विश्वास हो आया था। राघव जी के पत्र बराबर आते रहते थे। हर पत्र से आतुर प्रेमी की उत्कंठा झांकती रहती थी। माँ सारिका का विवाह कर निश्चिंत हो जाना चाहती थी, पर सारिका और अनुराग को नीरू का इंतजार था। माँ नाराज होती थी। जिस लड़की को उसके बाप तक ने भुला दिया, उसके नाम को तू सारी उम्र बैठी रहेगी सारिका? क्या नीरू से मुझे कम प्यार था? पर भगवान को जो मंजूर है उसके आगे किसका वश चलता है बेटी? वो जरूर आएगी माँ। सारिका के विश्वास के आगे माँ हार जाती थी। और आज नीरू का पत्र लिए सारिका खुशी में पागल सी हो रही थी। वह नन्ही सी पंख समेटे गौरैया आकाश की ऊंचाइयां नापने अनंत पंख पसार उड़ ही गई थी। नीरू ने पत्र में लिखा था, अपने ही घर में कैदी बना दी गई थी सारिका। पापा के किसी शुभचिंतक ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी किसी के प्यार में दीवानी हो रही है। मुझसे कुछ जानने सुनने की भी जरूरत नहीं समझी गई। आनन फानन में उन्हीं रिश्तेदारी में एक लड़के से शादी की बात पक्की कर तुरंत विवाह का फैसला ले लिया गया। शादी लखनऊ से करने में किसी तरह के डर या गड़बड़ी की तो आशंका भी नहीं थी। फांसी के मुजरिम से भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मुझे तो उस लायक भी नहीं समझा गया था। असलियत पता लगने पर मैंने भूख हड़ताल भी करी। पर तू मेरी स्थिति जानती है ना। फ़ोन पर तुझे बता पाना संभव नहीं था। सब तरफ पहरे थे। तुझसे बात करनी चाहिए पर अधूरी रह गई। दूसरी सुबह ही पापा जबरदस्ती लखनऊ ले गए थे। सच सारिका, उस समय यही एहसास हो रहा था कि मैं किडनैप कर ली गई हूँ। दुश्मन द्वारा किडनैपिंग झेली जा सकती है सारिका, पर अपनों द्वारा किडनैपिंग की त्रासदी तू नहीं समझेगी। पूरे रास्ते इसी बात को सोचती रही, फैसला नहीं कर सकी। पर भीड़ के उस रेले ने मुझे अचानक रास्ता दिखा दिया। भीड़ में लोग खोते हैं, पर मैं तो अपनी राह पा गई सारिका। भीड़ का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। उस भीड़ का अंग बन मैं जी गई सारिका। विपरीत मार्ग अपना स्टेशन के बाहर आ गई थी। रास्ते में स्टेशन से जो मैगजीन खरीदी थी, उसमें एक महिला संस्थान का लखनऊ का पता दिया हुआ था। वहां पहुंच साफ कह दिया था कि मुझे किडनैप किया गया था। मेरे घर वाले अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पढ़ी लिखी थी, सो संस्था में काम मिल गया। किडनैपर्स का उद्देश्य कोई दुश्मनी थी, पर उन्होंने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उनके प्रति कोई शिकायत नहीं। न्यूज़पेपर में राघव जी का भारतीय प्रशासनिक सेवा के सफल उम्मीदवार में नाम देख रहा नहीं गया। अपने नाम पते के बिना उन्हें शुभकामनाएं भेज दी थी। उसी अनाम बधाई के आधार पर राघव यहाँ पहुँच गए। कल हम दोनों कोर्ट मैरिज कर रहे हैं।
राघव जी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर खुशी का यह पल तेरे साथ बांटे बिना क्या मैं रह सकती थी सारिका। आज तो सचमुच आकाश बाहों में सिमट आया है मेरी सारू। नीरू। सारिका के आंखों से झरते आंसू देख माँ घबरा गई। क्या हुआ सारिका? कोई अशुभ समाचार है क्या? धीरे से हाथ बढ़ा सारिका ने माँ के हाथ में नीरू का पत्र थमा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।